सो हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पेंडेमिक के टाइम में क्लासेस हमें ऑफ करनी पड़ रही हैं, तो उसकी वजह से ये हमारा लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट हुआ है। तो जो हमारा सुबह ईटानगर का बैच है, तो उनके लिए जो उनका कोर्स चल रहा था, हम वहाँ पर हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे। हिस्ट्री में भी हम लोग दो पार्ट डिस्कस कर चुके थे, एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री। तो हमें मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करना था। तो अभी क्लासेस पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हम अपना ऑनलाइन मोड में आ गए हैं। इस ऑनलाइन मोड में हम क्लासेस कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट नहीं हो जाती हैं। और जैसी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होगी तो जहाँ से हम लोगों ने ऑफलाइन छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो यानी कि ये वाला पोर्शन आपका बस हम एक्स्ट्रा में लेके चल रहे हैं ताकि आपकी कनेक्टिविटी बना के रखें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी कंसिस्टेंसी और कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, अभी तक हम पढ़ के कितना आए हैं वो एक बार देख लेते हैं। एंशियंट इंडिया से स्टार्ट किया था। एंशियंट इंडिया में अगर आपको याद हो, हमने कुछ एजेस डिस्कस की थी, पिलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। उसके बाद हम आ गए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे 2500 बीसी से 1750 बीसी के बीच। इसमें हमने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर इस 1715 बीसी के बाद हमने कहा था 1500 बीसी से शुरू करेंगे 1000 बीसी तक का टाइम पीरियड। इसमें हमने बात करा था ऋग वैदिक एरा का। ये 1000 बीसी तक का जो टाइम था, इसमें हमने बात करी थी ऋग वैदिक एरा। और ऋग वैदिक एरा के बाद हमने बात करी थी लेटर वैदिक एरा, जो आपका चलता है 500 बीसी तक। फिर आयरन की डिस्कवरी होती है। आयरन की डिस्कवरी सब कुछ चेंज कर देगा। अब बड़े बड़े एम्पायर्स बनने लगेंगे। तो वैदिक एरा के टाइम में हमें ट्राइब्स मिलती थी, हमें जना मिलते थे, उनको कहते थे जना। फिर यही जना बढ़ के आगे चल के बन जाएंगे जनपद, और यही जनपद बढ़ के बन जाएंगे महाजनपद। तो स्टोरी है कुछ महाजनपद की जो नॉर्थ इंडिया में इवॉल्व कर रहे हैं। तो उन महाजनपद की अगर हम स्टोरी 500 बीसी के अराउंड शुरू करते हैं, तो कुछ स्टार्टिंग की जो हमें डायनेस्टीज़ मिली हैं, इसको हम मगध एम्पायर भी कहते हैं। ठीक है, ये मगध वाले एरिया में कुछ एम्पायर्स डेवलप हो रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद थे, जैसे एक मगध था, कोसी था, अवंतिका था, तक्षशिला था। ये कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद थे। तो उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट था मगध, जो काफ़ी हद तक एक्सपेंड हुआ। तो इसमें कुछ डायनेस्टीज़ बनी थी, हमने देखा था हरियंका बनी थी, शिंशु नागा बनी थी, नंदा डायनेस्टी बनी थी। इसी नंदा डायनेस्टी के एक राजा थे धनानंदा। उनके टाइम पे 326 बीसी का जब वो टाइम पीरियड चल रहा था, तब अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है। इस टाइम पीरियड पे अलेक्जेंडर इंडिया में एक राजा पोरस से, किंग पोरस के एक राजा से लड़ेगा, उसको कहते हैं बैटल ऑफ हाइडेस्पस या बैटल ऑफ झेलम। फिर उसके बाद नंदा डायनेस्टी वीक हो जाएगी। फिर इंडिया में पहली सबसे पावरफुल डायनेस्टी बनेगी मौर्य डायनेस्टी, जिसके राजा बनेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसारा, फिर आपके आएंगे अशोका। अशोका के बाद डायनेस्टी वीक हो जाएगी और इनके आखिरी रूलर बृहद्रथ 185 बीसी में उनको मार देंगे उन्हीं के मिनिस्टर पुष्यमित्र सुंगा। फिर सुंगा डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगी। सुंगा डायनेस्टी चलेगी, कन्वा डायनेस्टी चलेगी और वीक एम्पायर चलेंगे। हिस्ट्री में हमने हमेशा से आपसे कहा है कि जब भी एक बड़ी एम्पायर बनेगी तो वो पूरी इंडिया को कैप्चर करेगी। फिर उसके बाद जब वो बड़ी एम्पायर टूटेगी तो दो काम होंगे। पहला काम क्या होगा, छोटे छोटे एम्पायर बनेंगे। दूसरा काम क्या होगा, आपके फॉरेन इन्वेजन्स बनेंगे। यानी कि जब मौर्य टूटे तो मौर्य के बाद बड़ी एम्पायर कब बनती है, बड़ी एम्पायर बनती है जब गुप्ता आते हैं। तो मौर्य और गुप्ता के बीच में कुछ फॉरेन इन्वेजन्स भी हुए, कुछ अपने लोकल रूलर्स भी चले। तो लोकल रूलर्स में कौन कौन थे एक तो थे आपका यही पुष्यमित्र सुंगा, जिन्होंने बृहद्रथ को मारा था, तो सुंगा डायनेस्टी चलाई। फिर आपके कन्वा इंडियंस थे। और साउथ में चले आए तो आपको सतवाहनाज मिलेंगे। ठीक है, सतवाहनाज थे। और पांड्या थे, चोला थे, चेरा थे। सॉरी, मिडल इंडिया में यानी दक्कन में, ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में सतवाहनास थे। फिर और नीचे साउथ में चले आएंगे तो पांड्या हैं, चोला हैं और चेरा हैं। प्लस हमने कहा जब कोई बड़ी एम्पायर टूटेगी तो इन्वेजन होगा, बाहर से भी लोग आएंगे। इस टाइम कौन आएंगे, ग्रीक्स आएंगे। कौन कौन आएगा, एक तो आपका मिनेंडर आएगा, जिसका नाम बदल के हो जाएगा मिलिंद। मिनेंडर आएगा। शाकाज आएंगे, जिन्हें साइथियंस भी कहते हैं। कुशांस आएंगे। ठीक है, फिर हमने एक पढ़ा था पार्थियंस। पार्थियंस के बारे में भी पढ़ा था, एक छोटी सी बात बोली थी। इनका एक इंपॉर्टेंट राजा था गोंडोफर्नेस, जिसके टाइम में सेंट थॉमस इंडिया विजिट किए थे। तो शाकाज, कुशांस, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फॉरेन इन्वेजन्स होंगे इंडिया ड्यूरिंग द टाइम पीरियड बिटवीन मौर्य एंड गुप्ता। फिर ये सब जब निपट जाएंगे, फिर हमने देखा गुप्ता डायनेस्टी आएगी।
गुप्ता डायनेस्टी में भी हमने देखा चंद्रगुप्त आएंगे, फिर आपके समुद्रगुप्त आएंगे, फिर आपके चंद्रगुप्त टू आएंगे, कुमार गुप्त आएंगे जो नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाएंगे, फिर स्कंद गुप्त आएंगे। फिर उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी भी वीक होती चली जाएगी। और जब गुप्ता डायनेस्टी वीक होगी तो ये टाइम पीरियड होगा कुछ 467 बीसी कह सकते हैं एडी का। अब इस टाइम आपकी नई डायनेस्टी डेवलप हो जाएगी, पुष्यभूति डायनेस्टी या कह सकते हैं हर्षवर्धन डायनेस्टी, क्योंकि इनका एक ही इंपॉर्टेंट राजा था हर्षवर्धन। ये जब तक जिंदा रहेगा तब तक ये डायनेस्टी चलेगी। फिर हर्षवर्धन एंशिएंट इंडिया का कह सकते हैं लास्ट पावरफुल रूलर था। हर्षवर्धन के टाइम पे इंडिया की कैपिटल कन्नौज थी। हर्षवर्धन के मरते ही अब नॉर्थ इंडिया में कोई पावरफुल एम्पायर नहीं रह गया है। तो ये टाइम पीरियड 750 पे स्टार्ट होगा और 750 से 1000 एडी। अब इंडिया का टाइम पीरियड बड़ा ख़राब चल रहा है। हर्षवर्धन एक तरीके से मान सकते हैं एंड ऑफ एंशिएंट इंडिया है। फिर हर्षवर्धन के बाद इंडिया में 3 बड़ी पावर डेवलप होती, वो आपस में ही लड़ती रहेंगी। इधर थे प्रतिहाराज, गुर्जर प्रतिहाराज कहते थे, इधर थे आपके राष्ट्रीय कुटाज और इधर थे आपके पालाज। तो पालाज, राष्ट्रीय कुटाज और प्रतिहाराज ये आपस में ही लड़ाई करेंगे ड्यूरिंग द एरा ऑफ 750 to 1000 एडी। तो ये किसके लिए फाइट करेंगे? सब कन्नौज के लिए फाइट करेंगे। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ट्राई पार्टाइड स्ट्रगल भी इसको कहा जाता है। बट जीत कोई नहीं पाएगा, कभी कोई जीतेगा, कभी कोई जीतेगा। अब 2 बातें जब हमने कही, कोई पावरफुल एम्पायर टूटेगी तो 2 चीज़ें होंगी। एक तो रीजनल एम्पायर बनेगी, तो वो ये 3 थी, गुर्जर प्रतिहाराज और पालाज और राष्ट्रीय कुटाज। प्लस इनके अलावा भी छोटे छोटे एम्पायर्स थे, जैसे हमने देखा था आपका एक चोला एम्पायर बनेगा। नटराज की मूर्ति उसी पीरियड से बिलोंग करती है। एक हमने उड़ीसा के साइड एक एम्पायर पड़ी थी गंगेज में हमने कहा था राजा नरसिम्हादेव थे, जिन्होंने कोणार्क टेम्पल बनवाया था, जो आज इंडिया के यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। इसके अलावा जब ये टाइम पीरियड चल रहा था, रीजनल किंगडम्स हैं प्लस फॉरेन इन्वेजन्स होगा। फॉरेन इन्वेजन होगा तो अब मुस्लिम रूलर इन्वेड करेंगे, अरब्स इन्वेड करेंगे, टर्क्स इन्वेड करेंगे इंडिया में। तो मुस्लिम इन्वेडर्स की बात करें तो 712 एडी में पहला इन्वेजन होता है, जो करता है आपका मोहम्मद बिन कासिम पहला इन्वेजन करता है। फिर उसके बाद 1025 एडी में दूसरा इन्वेजन फेमस है, जो करेगा आपका महमूद गजनी के बाद आपका 1191 एडी, इसमें आएगा आपका मोहम्मद गौरी इंडिया में अटैक करेगा, बट बदकिस्मती से उसके लिए एक दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इंडिया में एक बहुत पावरफुल राजा इस टाइम डेवलप हो चुका है, जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान एक काफ़ी पावरफुल राजा था, राजपूत रूलर था, जिसकी जो हम बात कर रहे हैं गुर्जर प्रतिहाराज, यही जब ब्रेक हो जाएंगे तो उन्हीं में से एक चौहान निकलेंगे और उन चौहान का राजा बनेगा पृथ्वीराज चौहान। इंडिया का कह सकते हैं उस टाइम सबसे पावरफुल राजा वही था। तो 1191 एडी में गौरी उससे लड़ेगा और हार जाएगा, फिर पृथ्वीराज चौहान उसको माफ़ कर देंगे। तो ये जो 1191 एडी वाला बैटल था, इसको हमने कहा था फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन। फिर इसके बाद 1192 एडी में हमने पढ़ा था बैटल होगा सेकंड बैटल ऑफ टेरेन। उसमें क्या होगा? उसमें आपका जो मोहम्मद गौरी जीत जाएगा और पृथ्वीराज चौहान इस वॉर में हार जाएंगे, जिसके बाद गौरी के लिए इंडिया का रास्ता साफ हो जाएगा और वो अपने एक स्लेव को इंडिया में बैठा जाएगा। तो पहले तो लाहौर साइड में कहीं बैठाएगा, फिर आगे चल के वो पर्सन दिल्ली में शिफ्ट हो जाएगा और उस पर्सन का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाएगी, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा, फिर उसका स्लेव इल्तुतमिश आएगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक था, फिर आपका इल्तुतमिश था, फिर आपका हमने पढ़ा था रज़िया सुल्तान थी, फिर उसके बाद बलबन। ये हमने इंपॉर्टेंट रूलर्स पढ़े थे। ये क्या थे? स्लेव थे। ऐबक का स्लेव था इल्तुतमिश और इल्तुतमिश की बेटी थी रज़िया, और उसके बाद इनका एक स्लेव था बलबन। तो ये इसी को कहते हैं स्लेव डायनेस्टी। फिर इनके बाद एक पावरफुल रूलर आएगा जलालुद्दीन खलजी, फिर आएगा अलाउद्दीन खलजी, वो दोनों बनाएंगे खलजी डायनेस्टी। फिर उसके बाद एक और पावरफुल डायनेस्टी बनेगी जिसको कहेंगे हम तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड 1388 एडी में ख़त्म हो गया था। ठीक है, तो यहाँ तक तुगलक डायनेस्टी पावरफुल रहेगी और ये अभी इंडिया पे कंट्रोल करके रखेंगे। पावरफुल थे तुगलक, बट तुगलक के जाते फिरोज शाह तुगलक के मरते ही अब ये लोग भी वीक होना शुरू हो जाएंगे। ये सब बातें हम डिस्कस करके आए थे।
तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए 1398 में इंडिया में इन्वेजन होगा। कौन करेगा? तैमूर आएगा। 1398 में इंडिया में तैमूर आता है, ठीक है। 1398 में कौन आ रहा है? तैमूर आ रहा है। तो तैमूर इंडिया में आएगा, वो भी अपने एक स्लेव को या कह सकते हैं कमांडर को इधर कहीं छोड़ जाएगा, यहाँ लाहौर साइड कहीं छोड़ जाता है। तो उसका जो कमांडर है वो देखता है तो क्या आपके ये तुगलक है बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, तो वो क्या करेगा? 1414 में अटैक कर देगा और तुगलक की कहानी ख़त्म कर देगा। फिर वहाँ से एक नया लीडर मिलता है जिसका नाम था खिज़्र खान, ठीक है। ये खिज़्र खान ही अटैक करता है तुगलक पे और ये एक नई डायनेस्टी शुरू करेगा तुगलक के बाद, सैयद डायनेस्टी। फिर सैयद डायनेस्टी के भी 3-4 राजा हैं, बहुत पावरफुल नहीं थे, ये भी चले जाएंगे। फिर एक बहलौल लोधी नाम का इन सबको मार के खुद राजा बनेगा, उसका वो शुरू करेगा लोधी डायनेस्टी। तो बहलोल लोधी आएंगे, फिर सिकंदर लोधी, फिर उनका बेटा इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी के बाद आपका ये लोधी डायनेस्टी भी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि इब्राहिम लोधी को मार देंगे बाबर। अब बाबर की एंट्री इंडिया में होती है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हमने पढ़ा था 1526। बाबर किसको निपटा देंगे? इब्राहिम लोधी को, और ख़ुद पावर में आ जाएंगे। 1526 में वो इब्राहिम लोधी को हराएंगे। 1527 बैटल ऑफ खानवा, इसमें राणा सांगा को हराएंगे। 1528 मदनी राय चंदेरी फिर हराएंगे। 1529 महमूद लोधी का एक कज़न था, इब्राहिम लोधी का कज़न था महमूद लोधी को हराएंगे इन 1529 एडी। अब यहाँ से लोधीज़ की ये लोधीज़ का बिल्कुल जो भी कह सकते हैं सपोर्ट था, इसको निपटा के ये पूरी तरह से इंडिया पे अपना सपोर्ट बना लेंगे। यानी जो भी इनके अपोजिशन में था, ये 4 साल लड़ाई करके सबको साफ कर दी। अब ये नॉर्थ इंडिया में पावरफुल हो गए। बट बाबर की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं रही, 1526 से 1530। 1529 में उसने आखिरी लड़ाई लड़ी। जैसे इंडिया आया बैक टू बैक 4 लड़ाइयाँ, फिर उसकी मौत 1530 में हो जाती है। बाबर के बाद उसी का बेटा आता है जिसका नाम होता है हुमायूं। फिर हमने ये सारी कहानी पढ़ी थी, हुमायूं आएगा। फिर हुमायूं 1530 से 1540 तक चलता है, ठीक है। फिर 1540 से 1555 हुमायूं नहीं रह पाएगा क्योंकि इसको यहाँ से एग्जाइल कर दिया जाएगा। और वो कौन करेगा? सूरी डायनेस्टी करेगी। ये लोग इनके बीच में आ जाएंगे, हुमायूं को हरा के भगा देंगे। फिर हुमायूं को थोड़ा सा बाहर एग्जाइल लेना पड़ेगा। फिर वो जब देखेगा ये सूरीज वीक हो गए हैं, तो फिर हुमायूं 1555 में फिर अटैक कर देगा और एम्पायर को कैप्चर कर लेगा। 1555 में अटैक करेगा, बट 1556 में इसकी मौत हो जाएगी। अब इसके बाद इसका बेटा आएगा अकबर। फिर अकबर के बाद हमने बात करी थी, अकबर के बाद आएगा जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, फिर औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के बाद एम्पायर वीक हो गई थी, उसके बाद कुछ लेटर मुगल्स आए थे। ये सारी कहानी हम डिस्कस करते आए हैं। ये सब मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप एक बार कनेक्टिविटी बनाते चलें, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको यही क्लियर नहीं है कि तैमूर कब आ रहा है, अकबर कब आ रहा है, हुमायूं की लड़ाई बाबर से हुई है, क्या हुआ है। तो ये सब कनेक्टिविटी और क्रोनोलॉजी मेंटेन रहनी चाहिए। मेन चीज़ ये जो ऑर्डर है, ये जो क्रोनोलॉजी है, ये क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये क्रोनोलॉजी आप कनेक्ट कर पाएंगे तभी आप हिस्ट्री को पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा और चीज़ें याद भी रहेंगी। तो चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि लेटर मुगल्स की बात करें तो ये लेटर मुगल्स हम क्लास में डिस्कस कर चुके थे। बहादुर शाह अफगान, जहांदर शाह, कौन है? फारूक सियार, फिर मोहम्मद शाह रंगीला। इसी को हमने कहा था ये बिल्कुल एम्पायर में इसका दिल नहीं लगता था। लिटरेचर में, डांस में, सिंगिंग में इंजॉयमेंट ही करता रहता था, बस और कुछ नहीं करता था। फिर ये निज़ामुल मुल्क को इग्नोर करता है। निज़ामुल मुल्क आगे चल के इसी के एम्पायर से खफा होकर क्या बनाएंगे? एक हैदराबाद में नया एम्पायर बनाएंगे, जो हम देखेंगे नया एम्पायर हैदराबाद में बन रहा है। फिर इसके बाद ये 2 इन्वेजर्स हैं, ठीक है। ये 2 राजा नहीं है, ये दोनों कौन है? इन्वेडर्स हैं। ये इंडिया में जो इन्वेड कर रहे हैं, नादिर शाह है, दूसरा अहमद शाह अब्दाली है। ये अहमद शाह अब्दाली मराठास को हराएगा। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। बैटल ऑफ पानीपत बहुत इंपॉर्टेंट है। अहमद शाह बहादुर, ये अब फिर से मुग़ल राजा शुरू हो गए। अहमद शाह बहादुर और आलमगीर 2, फिर आलमगीर 2, शाह आलम 2, अकबर 2, बहादुर शाह 2। तो ये सारी कहानी हमने बहादुर शाह 2 तक की पढ़ी थी कि कौन कौन से राजा हुए। अब इसके बाद एक बार ये लिस्ट हमने आपके लिए प्रिपेयर कर रही है सिख गुरुज़ की, कि कौन कौन से गुरुज़ आए हैं। तो हमने देखा था 1 2 3 4 10 गुरु आए हैं टोटल। तो गुरु नानक फाउंडर हैं। गुरु नानक का नाम ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट कौन है? गुरु नानक, जो कि सिख रिलीजन के फाउंडर हैं। एक गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव क्यों फेमस हैं? देखिए इन्होंने ग्रंथ लिखा है, आदि ग्रंथ, और क्या फाउंड किया? स्वर्ण मंदिर इन्होंने ही बनवाया।
फाउंडेड स्वर्ण मंदिर और कंपोज आदि ग्रंथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट गुरु हैं और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को ही मरवा दिया था। ठीक है, फिर इसके बाद एक हरगोबिंद सिंह भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के टाइम में अकाल तख्त इस्टेब्लिश किया गया था। अकाल तख्त एक बहुत पायस प्लेस है सिखिज़म के लिए। फिर उसके बाद गुरु तेज बहादुर भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गुरु तेज बहादुर को औरंगज़ेब ने मरवा दिया था। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट गुरु हैं गुरु गोबिंद सिंह। इनका भी नाम ज़रूरी है क्योंकि फर्स्ट गुरु लास्ट गुरु तो याद होनी चाहिए। पहले गुरु नानक थे, दूसरे गुरु गोबिंद सिंह थे, ये लास्ट गुरु थे और इन्होंने ही खालसा की फाउंडेशन दी थी। खालसा एक कह सकते हैं वॉरियर क्लास उन्होंने बनाने की बात की थी क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि सिखिज़म के 10 में से 2 गुरुओं को मुगल्स ने मार डाला। तो मुगल्स के इस एट्रोसिटी के अगेंस्ट उन्होंने एक आर्मी प्रिपेयर की जो जस्टिस के लिए फ़ाइट करेगी। तो यही खालसा आर्मी जस्टिस के लिए फ़ाइट करेगी। इसी में आगे कई बड़े बड़े लीडर्स आएंगे जैसे कि एक बंदा बहादुर भी आएंगे। तो ये कुछ गुरुज़ के नाम हैं, इनको ज़रूर अच्छे से देख लेंगे। अब इसके बाद देखिए वही कहानी है, पैटर्न वही चल रहा है। पहले हमने देखा मुगल साइड। ठीक है, मुगल्स का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? 1526 बाबर से शुरू होता है और ये इसमें बीच में औरंगज़ेब 1707। यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है अगर उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दें, जब हुमायूं को हरा दिया गया था और वो 10-15 साल एग्जाइल में रहा था, तो ये ओवरऑल ये मुग़ल एम्पायर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। और अगर वो मुग़ल के जब हुमायूं चला भी गया था तो सूरी डायनेस्टी भी स्ट्रॉन्ग रही थी, कोई बाहर से इन्वेजन नहीं कर पाया था। तो 1707 तक काफ़ी हद तक ये लोग एम्पायर को बचा के रखे। बट अब जब 1707 में मुगल्स वीक हो जाएंगे तो फिर वही दोनों कहानियाँ शुरू, फॉरेन इन्वेजन प्लस रीजनल किंगडम्स। ठीक है, ये हमेशा आप पैटर्न देखेंगे। जब सेंटर में पावर लूज होती है तो बाहर से अटैक होंगे और रीजनल किंगडम्स डेवलप होंगे। तो सेम चीज़ अब फिर हो रही है, फॉरेन अटैक्स हो रहे हैं और रीजनल किंगडम्स बन रहे हैं। तो फॉरेन अटैक्स देख लेते हैं या पहले रीजनल किंगडम्स देख लेते हैं। रीजनल किंगडम्स कौन कौन से बन रहे हैं? जैसे एक हमारा बंगाल बन गया। ठीक है, देखिए बंगाल सबसे पहले अलग होता था क्योंकि दिल्ली से दूर है बंगाल, तो बंगाल को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता था। तो जो पावरफुल राजा होगा वो तो कर लेगा, बट जैसे ही राजा की पावर घटेगी फिर बंगाल तो आप भूल ही जाइए, वो तुरंत अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देगा। तो वही हुआ, फारूक सियार का टाइम था और इन्होंने क्या करा, बाद में जब देखा राजा ध्यान ही नहीं देता तो इन्होंने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया अपने आप को। नाम था इनका मुर्शिद कुली खान। इसके फाउंडर कौन है? मुर्शिद कुली खान। और ये बंगाल बनाएंगे। एक और इसमें इंपॉर्टेंट राजा हम लोग आगे देखेंगे, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ये वही हैं जो आगे ब्रिटिशर्स से लड़ेंगे। इनकी लड़ाई होगी 1757 में ब्रिटिशर्स से, जिसे हम कहेंगे बैटल ऑफ प्लासी। और इन्हीं को इनके जो मिलिट्री कमांडर थे मीर जाफ़र, वो इनको धोखा देंगे और अल्टीमेटली सिराजुद्दौला को हारना पड़ेगा और अंग्रेज़ जीत जाएंगे। तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 का बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि माना जाता है कि ये 1757 के बैटल के बाद ही ब्रिटिशर्स का रास्ता खुल गया था इंडिया में, क्योंकि ये पूरा बंगाल वाला एरिया अब किसके कंट्रोल में आ गया था? ब्रिटिशर्स के, जो पहले सिर्फ ट्रेड करा करते थे अब वो टेरिटरी कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ से ब्रिटिशर्स की कहानी शुरू हो जाएगी, इसलिए बैटल ऑफ प्लासी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये बैटल कभी नहीं भूलना है, बैटल ऑफ प्लासी 1757। बंगाल के साथ साथ एक और इलाका है जो अलग हो गया था, नवाब तो इसमें राजा को कहते थे। जगह का नाम है अवध। अवध कह सकते हैं, जो आप आज का लखनऊ वाला पोर्शन है ये अवध था। तो ये अवध भी अलग हो जाएगा। तो अवध को बनाने वाले कौन थे? सादत खान बुरहानुल मुल्क। ठीक है, सादत खान बुरहानुल मुल्क क्या करेंगे, देखेंगे कि ये हमारा जो बादशाह है रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, जो इसको सादत खान को गवर्नर बनाएगा अवध का, वो देखेगा बादशाह तो अपना एंजॉयमेंट में बिजी है, तो हम क्यों ना ये टेरिटरी खुद ही कंट्रोल कर लें। तो वही होगा, सादत खान क्या बन जाएंगे? गवर्नर बन जाएंगे। गवर्नर से क्या बन जाएंगे? अपने आप को वहाँ का नवाब डिक्लेयर कर देंगे। फिर आगे शुजाउद्दौला एक इम्पॉर्टेंट रूलर हैं, इनके नवाब हैं शुजाउद्दौला। इनका भी डिस्कशन फिर आता है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी 1757 हुई थी, उसमें कौन थे? सिराजुद्दौला थे फ्रॉम बंगाल, और इसमें कौन है? 1764 शुजाउद्दौला। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट राजा थे, जैसे मुग़ल एम्पायर के शाह आलम II थे और मीर कासिम थे बंगाल से, और कौन थे?
और आपके शुजाउद्दौला थे। तो ये तीनों मिलके ब्रिटिशर से फिर लड़ेंगे 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। और इस बैटल ऑफ बक्सर में ये तीनों मिलके लड़े, फिर भी हार जाएंगे। शाह आलम टू, मीर कासिम और शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला अवध के हैं, मीर कासिम बंगाल के हैं और शाह आलम टू मुग़ल एम्पायर के हैं। तो यहाँ से बहुत एम्बैरसिंग सिचुएशन हो जाती मुगल्स के लिए, क्योंकि मुगल्स इतना पावरफुल थे और आज एक ट्रेडिंग कंपनी से हार रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मुगल्स के लिए काफ़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन बन गई है ये। तो और इसी शाह आलम टू को हराने के बाद मुगल्स पेंशन शुरू कर देंगे। जो हमने कहा था शाह आलम टू के टाइम से पेंशन शुरू हो जाएगी, वो इसीलिए शुरू होगी क्योंकि शाह आलम टू के टाइम पे बैटल ऑफ बक्सर होगा। शाह आलम टू बैटल ऑफ बक्सर हार जाएंगे और फिर ब्रिटिशर्स इनसे इनकी सारी पावर छीन लेंगे और इनको पेंशन पे डाल देंगे। कह देंगे अब आपको कुछ नहीं करना है, बस ये हम मंथली आपको इतना पैसा भेजते रहेंगे, इसी से खर्चा चलाओ, बाकी आपके अंडर में जितनी टेरिटरीज आती हैं वो सब अब हमारी हो गई। तो काफ़ी एरिया ये लोग लूज़ करते हैं, काफ़ी नुकसान उठाते हैं। तो बंगाल और अवध के बाद एक और इम्पॉर्टेंट जगह आती है हैदराबाद। हैदराबाद को कौन फाउंड करता है? निज़ामुल मुल्क असफ जाह। ये देखिए, ये वही पर्सन है जिनकी हिस्ट्री में हमने कहा था ये औरंगज़ेब के टाइम पे उनके काफ़ी अच्छे कमांडर हुआ करते थे, फिर रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो इनको मोहम्मद शाह रंगीला बुलाता है अपनी हेल्प के लिए, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला दो लोगों की मदद से राजा बना था, सैयद ब्रदर्स। लेकिन फिर उसने सोचा अगर ये सैयद ब्रदर्स मेरे को राजा बना रहे हैं किसी और को मार के, तो कल ये अपने फ़ायदे के लिए मुझे भी मार सकते हैं। तो उसने सोचा सैयद ब्रदर्स को ही मरवा दो। तो सैयद ब्रदर्स पावरफुल थे, उनको मारना आसान नहीं था, इसीलिए एक दिमागदार आदमी को बुलाता है जिसका नाम था निज़ामुल मुल्क असफ जाह। तो निज़ामुल मुल्क को ये बुलाएगा और उनसे कहेगा देखो मेरी मदद करो और मुझे सैयद ब्रदर्स को मार के दो। तो निज़ामुल मुल्क सैयद ब्रदर्स को मरवा देते हैं। लेकिन निज़ामुल मुल्क सोचते हैं अगर इतना बड़ा राजा है, मैंने इतना बड़ा उसका काम किया, तो वो मुझे अवॉर्ड करेगा, ये करेगा, वो करेगा। बट वो तो इन्जॉयमेंट वाला राजा था, वो भूल जाता है निज़ामुल मुल्क को। तो फिर वहाँ से थोड़ा इरिटेट होकर निज़ामुल मुल्क हैदराबाद चले आते हैं और हैदराबाद में अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं। डिक्लेयर नहीं करेंगे इंडिपेंडेंट, लेकिन सारे डिसीजंस खुद ही करने लगते हैं, तो ऑलमोस्ट काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट ही हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारा हैदराबाद का फॉर्मेशन हमें दिखेगा। इसी तरह से कार्नेटिक नाम की जगह ये सादतुल्ला खान बनाएंगे 1725 में। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है मैसूर। मैसूर ये रहा मैप में, कह सकते हैं आज का ये कर्नाटका वाला पोर्शन कहाँ पे आ रहा है? मैसूर में। मैसूर में दो इंपॉर्टेंट राजा हुए हैं, एक हैदर अली और एक टीपू सुल्तान। ये हैदर अली एक ऑलरेडी चल रही थी डायनेस्टी, वोडियार डायनेस्टी, इसके राजा को हरा के खुद राजा बनेंगे। पहले तो फौजी थे वोडियार डायनेस्टी में, फिर इसी डायनेस्टी के राजा को हरा देंगे। और इसके बाद इनका बेटा आएगा टीपू सुल्तान, वो भी काफ़ी पावरफुल होगा। तो ये लोग टोटल 4 लड़ाइयाँ लड़ेंगे ब्रिटिशर से। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, थर्ड एंड फोर्थ। तो टोटल 4 लड़ाइयाँ होंगी उनकी ब्रिटिशर से। कौन कौन लड़ेगा? हैदर अली और टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के बारे में भी काफ़ी चीज़ें फेमस हैं, जैसे इसका जो कनेक्शंस थे इंटरनेशनली काफ़ी कनेक्टेड पर्सन था और ये ब्रिटिशर्स के इंटेंशन जानता था कि ब्रिटिशर्स सिर्फ ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स पूरे एरिया को, पूरी कंट्री को कॉलोनाइज कर रहे हैं। तो उसके लिए भी इसने सोचा कि ब्रिटिशर्स को भगाना है। और उस टाइम ब्रिटिशर्स के सबसे बड़े दुश्मन थे फ्रेंच। तो इसने फ्रेंच लोगों से हाथ मिलाना शुरू किया। फ्रेंच का एक कमांडर था नेपोलियन, काफ़ी फेमस रहा है, उसने पूरी दुनिया में काफ़ी हद तक विक्ट्रीज हासिल की हैं। तो नेपोलियन से इसने दोस्ती बनाई और ये फ्रेंच के सपोर्ट में रहता था, ताकि जानता था कि अगर कभी ब्रिटिशर्स परेशान करेंगे तो ये फ्रेंच हमारी हेल्प करेंगे। बट फ्रेंच हेल्प इस तक पहुंची, इससे पहले इसकी 4 लड़ाइयाँ हो गई ब्रिटिशर से और इसकी लड़ते लड़ते ही मौत हो गई। इसी तरह से पंजाब में एक एम्पायर बनेगा जिसे बनाएंगे रंजीत सिंह। रंजीत सिंह एक पावरफुल राजा थे जो एक नया एम्पायर बनाएंगे जिसे कहेंगे सिख एम्पायर। ये सिखिज़म को फॉलो करेगा। इनमें कई इलाके थे, उन इलाकों को एरियाज़ को मिस्ल कहते थे। तो एक एरिया था शुक्र चकिया मिस्ल, वहाँ से बिलोंग करते थे आपका रंजीत सिंह। फिर एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ और अपनी बाउंड्री वगैरह भी डिसाइड करेंगे। तो ये टोटल कुछ एम्पायर्स थे। ऐसा नहीं सिर्फ इतने ही एम्पायर्स थे, और भी लोकल काफ़ी छोटे छोटे एम्पायर्स बने थे, लेकिन वो सारे अब हमारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट एम्पायर्स है वो हमने डिस्कस कर लिए, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है, बट फिर भी हिस्ट्री में थोड़ा सा आपके कनेक्टिविटी बनी रहे इसलिए हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं।
अब देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में अभी आपको लग रहा होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में तो अभी भी वही मुगल्स वगैरह चल रहे हैं, तो कैसी मॉडर्न हिस्ट्री है। तो मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जो 1707 का टाइम पीरियड है औरंगजेब की डेथ के बाद का, वो सारा मॉडर्न हिस्ट्री में ही आता है। तो इसमें कुछ पोर्शंस होते हैं, जैसे लेटर मुगल्स होता है, जो हमने देख लिए कौन कौन से लेटर मुगल्स थे, इसको पढ़ा जाता है। फिर उस टाइम रीजनल किंगडम्स कौन कौन से डेवलप हुए, उसको हमने पढ़ लिया। रीजनल किंगडम्स और रीजनल लेटर मुगल्स जब हम पढ़ रहे थे, तो इन्हीं के साथ साथ हमने थोड़ी थोड़ी फाइट्स भी देखी ब्रिटिशर्स की विद आवर लोकल रूलर्स, हमने उनकी बात करी। फिर जब रीजनल किंगडम्स के बाद अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे ब्रिटिशर्स की। जो ब्रिटिशर्स के जो राजा आ रहे हैं, कौन कौन आ रहा है, ठीक है, उनकी हम बात करेंगे। एक पूरा जैसे पहले जो लोग आते थे तो उन्हें अब एक पोस्ट बनाते थे अपनी, वो अपने आप को गवर्नर बना लेते थे उस एरिया का। तो कौन कौन गवर्नर्स आए, फिर आगे चल के ये पोस्ट इवेल्युएट हो गई गवर्नर जनरल, तो कौन कौन गवर्नर जनरल आए, तो ये सारी हिस्ट्री हम डिस्कस करते हैं टिल 1857, ठीक है। तो एक लेटर मुगल्स, रीजनल किंगडम्स, ब्रिटिशर्स, ये सारी हिस्ट्री हम कब तक की डिस्कस करेंगे, 1857 तक की, क्योंकि 1857 में रिवोल्ट होगा, फिर ये सब खत्म, फिर एक नया सिस्टम शुरू होगा जो एक्चुअल में आपको फील देगा कि हाँ अब मॉडर्न इंडिया शुरू हो गई है। तो 1857 तो राजा महाराजा रहेंगे। अब 1857 के बाद जो लड़ाई होगी वो दो लोगों के बीच में ही होगी। वो एक साइड तो होंगे पीपल ऑफ इंडिया और दूसरी साइड होंगे ब्रिटिशर्स। तो ये हमें देखने को मिलेगा आफ्टर 1857। तो अभी हम टारगेट कर रहे हैं आपका 1857 से पहले वाला पोर्शन देख लिया जाए। तो 1857 में हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो उससे पहले हम सबसे पहले समझते हैं एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस। यूरोपियंस इंडिया क्यों आ रहे हैं तो देखिए सीधा सा मसला है, ये इंडिया है और ये आप कह सकते हैं ये अरेबियन पेनिनसुला, फिर इधर आपका कहीं ये यूरोप है, ठीक है, ये कहीं आपका यूरोप है। तो यूरोप और इधर कहीं आपका अफ्रीका है। तो पहले जो यूरोपियंस थे पहले ये आपका सीधा इधर आते थे और इंडिया में ट्रेड करते थे, चले जाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ऑटोमन एम्पायर डेवलप हो जाएगा जो यूरोपियंस को इधर आने से रोकेगा। आने भी देगा तो बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स लेगा, कुल मिला के इनको परेशान करेगा। तो फिर ये नए रास्ते इवॉल्व करेंगे। और इस टाइम यूरोप में सबसे पहले दो कंट्रीज थी, एक था स्पेन, एक था पोर्टुगल। ये दोनों आपस में अपना मिल के डिसाइड कर लेंगे कि ईस्ट साइड की जितनी भी टेरिटरी हैं वो पोर्टुगल कैप्चर करेगा और वेस्ट साइड की जितनी भी टेरिटरी हैं वो स्पेन कैप्चर करेगा। इसीलिए इंडिया साइड कभी स्पेन नहीं आया है। तो ईस्ट साइड में सबसे पहले कौन चल रहा है, पोर्टुगल चल रहा है। तो पोर्टुगल इंडिया आने की कोशिश करेगा। पहले कोशिश की क्रिस्टोफर कोलंबस, फेल हो गए, वो ऐसे सीधे चले गए, अमेरिका पहुंच गए। दूसरी कोशिश करेंगे वास्को ड गामा इन 1498। याद रखिएगा 1398 में तैमूर आ रहा है, 1498 में कौन आ रहा है, वास्को ड गामा। तो वास्को ड गामा 1498 में इंडिया की तरफ बढ़ेगा, तो वो इधर अफ्रीका से साइड होते 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 इधर आएगा। फिर इधर यहाँ पर कहीं जब वो रास्ते में रुकेगा तो इसे गुजराती ट्रेडर मिल जाएगा, गुजराती मिलेगा, वो इसे इंडिया की तरफ लेके आएगा। तो यहाँ पर एक जगह है कैलिकट, कैलिकट में कौन उतरेगा, यहाँ पर वास्को ड गामा लैंड करेगा। तो यहाँ से अब यूरोपियंस को पता चल गया कि हाँ इंडिया आने का रास्ता क्या है। तो सबसे पहले पोर्टुगीज़ आए, पोर्टुगीज़ में कौन आया, वास्को ड गामा आया। वास्को ड गामा कहाँ पहुँचा, कैलिकट पहुँचा 1498 में। कहाँ कहाँ पर इसने सेटलमेंट बनाई, दमन, सैलसेट, चौल, बॉम्बे, सैंथोम और हुगली, ये उसकी सेटलमेंट थी। यहाँ पर उन्होंने अपना ट्रेडिंग का बिजनेस सेटअप किया। फिर धीरे धीरे इनके गवर्नर्स बनने लगे, जैसे कि सेकंड गवर्नर इनका फेमस है अल्फोंसो डी एल्बुकर्क। ये क्यों फेमस है, क्योंकि इसने गोवा कैप्चर किया था 1510 में। तो धीरे धीरे ये अपने गवर्नर्स लाएंगे और इंडिया को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से आपका डच आ रहे हैं, डच नेदरलैंड वाले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने क्या बनाया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। एक लड़ाई इनकी फेमस है, आप चाहें तो याद रख सकते हैं, बैटल ऑफ बेदौरा। कहाँ कहाँ पर सेटलमेंट रही इनकी, ये देख लीजिए, पुलिकट, चिंसुरा, पटना, बालासोर, नागापट्टनम, कोचीन, सूरत, कराईकल एंड कासिम बाजार। डच के साथ इंग्लिश आएंगे, फिर आगे इंग्लिश थोड़ा लेट आते हैं, बट एंड में कौन टिकेगा, ये इंग्लिश ही टिकेंगे। मतलब अगर आप यूरोपियन की हिस्ट्री देखें तो एक टाइम था जब स्पेन प्लस पोर्टुगल का जलवा चलता था,
फिर एक टाइम आएगा जब आप कह सकते हैं इंग्लिश प्लस फ्रेंच का जलवा चलेगा। ये दोनों आपस में राइवल्स होंगे पूरी दुनिया कैप्चर करने के लिए। ये लेकिन ये लोग थोड़ा सा अपना मतलब पावर बांटते नहीं है, ये दोनों तो डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ ईस्ट वाला मेरा, वेस्ट वाला मेरा। तो डच देख लिए, पोर्टुगल देख लिए। इसी तरह से इंग्लिश आएंगे 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी वो इस्टेब्लिश करेंगे। और ये जब हम जहांगीर पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कैप्टन विलियम हॉकिंस जो होंगे वो किसके पास जाएंगे, जहांगीर के पास जाएंगे, ट्रेडिंग राइट्स लेके आएंगे। और उन्हीं ट्रेडिंग राइट्स को ये लोग फिर से रिन्यू करवाएंगे फारूक सियार के टाइम में, कंफर्म करवाएंगे फारूक सियार से कि हाँ ठीक है ये ट्रेडिंग राइट्स वैलिड हैं कि नहीं है। और उसमें काफ़ी ज़्यादा कंसेशंस ले लेंगे ये मुगल से। और इसीलिए इस फरमान को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है कंपनी के लिए। काफ़ी इन्होंने इंडियन रूलर्स के साथ लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे एक फेमस तो है बैटल ऑफ प्लासी और एक फेमस है बैटल ऑफ बक्सर। ये दोनों लड़ाइयाँ ज़रूर याद रखनी है। जनरली क्या पूछेगा, ये लड़ाई कहाँ पर हुई, या कहाँ पर तो नहीं पूछेगा, या तो किस किस के बीच में हुई या फिर वो पूछेगा किस ईयर में हुई। तो ईयर याद रखनी है और किस किस के बीच में हुई। प्लासी वाली में एक साइड तो ब्रिटिशर्स से, दूसरी साइड आपका सिराजुद्दौला थे। बक्सर में एक साइड आपका ब्रिटिशर्स से, दूसरी साइड मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम टू थे। इसके बाद एक आपका डेन्स आ रहे हैं। डेन्स कौन है, ये डेनमार्क वाले लोग हैं, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएंगे। ये भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे आगे, ये भी ब्रिटेन को अपना सारा ट्रेडिंग जो है बेच के चले जाएंगे। फ्रेंच थे, फ्रेंच बहुत तगड़े राइवल थे ब्रिटेन के। तो फ्रेंच भी इंडिया में एक्चुअल में अगर ब्रिटेन को कोई परेशान करेगा इंडिया में तो ये फ्रेंच ही होंगे, ये आपस में लड़ाई करेंगे। लेकिन 1760 में एक बैटल होगा, बैटल ऑफ बॉन्डिवॉश, उसमें फ्रेंच हार जाएंगे। फ्रेंच के साथ दिक्कत ये थी कि फ्रेंच एक तरीके से लाइक सरकारी कंपनी थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लाइक प्राइवेट कंपनी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑटोनॉमस थी, जैसे चाहे डिसीजन ले सकती थी। तो उनके डिसीजन क्विक होते थे, फास्ट होते थे, इफेक्टिव होते थे। अब ये सरकारी कंपनी तो इन्हें अपने बार बार राजा से परमिशन लेनी पड़ रही है, तो इनके डिसीजन क्विक नहीं होते थे, तो इफेक्टिव नहीं होते थे। और फ्रेंच के राजा भी एक गलती कर बैठते हैं कि फ्रेंच का एक गवर्नर था, अभी मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। वो गवर्नर जब तक इंडिया में रहा था, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, अगर आप पढ़ें डी से कुछ नाम है उसका, उस गवर्नर का, आप ज़रूर उसको मेंशन कर सकते हैं। तो वो जब तक इंडिया में रहा तो ब्रिटेन को कंट्रोल में करके रखा, फिर फ्रेंच उसको बुला लेंगे वापस, तो ब्रिटेन के लिए फ्रेंच को हराना आसान होगा। तो बैटल ऑफ वॉन्डिवश में वो क्या करेंगे, ब्रिटेन को, फ्रेंच को हरा देंगे और वहाँ से फ्रेंच का रास्ता साफ। ये मान सकते हैं बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश अब ब्रिटेन के लिए पूरा रास्ता खुल गया इंडिया में, क्योंकि 1757 में वो बैटल ऑफ प्लासी में बंगाल कैप्चर कर चुके हैं। 1760 बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश, फिर उसके बाद 1764 में आगे आप जब जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर हो रहा है। तो ये बैक टू बैक कुछ लड़ाइयाँ हैं जो फ्रेंच को बहुत ज़्यादा वीक कर देगी और ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी। अब ब्रिटेन का कंट्रोल इंडिया में बढ़ता चला जाएगा। तो ये कुछ रेगुलेटिंग एक्ट्स हैं जो ब्रिटेन आगे लेके आएगा, इसकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज हम इतना ही रखेंगे। बाकी हमारा देखिए इस लेक्चर से मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप कनेक्ट रहें और चीज़ों को साथ ही साथ रिवाइज करते चलिए। पढ़ते टाइम ये मुझे शुरू में बताना था, बट अभी मैं बता रहा हूँ। आप अगर लेक्चर अब आगे से ध्यान रखिएगा, पढ़ते टाइम आपको एक बात का फोकस रखना है कि कॉपी पेन आपके हाथ में हो और आप सारा जैसे क्लास में नोट्स बनाते थे उसी तरह से नोट्स यहाँ भी बनाते जाएंगे, प्लस जो भी डाउट होगा आप उसे साइड में लिखेंगे और मेरे से अलग से पर्सनली पूछेंगे। तो ये एक्सरसाइज आपको अपनी तरफ से करनी है और बिल्कुल वैसा वाला नहीं कि कोई मूवी चल रही है, आप मूवी बिल्कुल रिलैक्स मोड में इसको लेक्चर को देख रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह से नहीं देखना है। अगर आप रिलैक्स मोड में देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप देखिए मत, क्योंकि फ़ायदा आपको तभी होगा जब आप प्रॉपर इसके नोट्स वगैरह लिखेंगे और प्रॉपर आप इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अपनी तरफ से आप इतना करिए, बाकी तो हम अपनी तरफ से जितना हो रहा है आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं। और भी कोई अगर आपको इशू होता है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। तो बाकी का जो पोर्शन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें इतना ही। थैंक यू।